नमस्कार दोस्तों। मदारी का एक नया ड्रामा चल रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, भारत भव्य बनाएंगे। तो भारत भव्य बनाने की वो बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जो 2047 में बनकर तैयार होगा। तमाम सारे लोग, करोड़ों लोग उस समय इस दुनिया में नहीं होंगे। पता नहीं मैं भी हूं कि ना हूं, क्योंकि जो भारत में मरने का औसत है उस हिसाब से करोड़ों लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे, करोड़ों नए लोग भी आ चुके होंगे। लेकिन वो ये समीक्षा नहीं कर पाएंगे जब भारत भव्य बनाने की बात की गई थी तब क्या हालात थे, उसके पहले क्या था और अब क्या है। क्योंकि उस दर्द को वो समझ नहीं सकते, क्योंकि दर्द बनाने वाला जानता है। दर्द एक एक ईंट जोड़कर बड़ा सा मकान बनाने वाला, बड़ी सी दुकान बनाने वाला, बड़ी सी फैक्ट्री या छोटा सा घर बनाने वाला, घरौंदा बनाने वाला जानता है। वो उस तिनके की वैल्यू जानता है जो घोंसला बनाता है। जो बिगाड़ता है उसको तो पता ही नहीं होता। तो भारत भव्य बनाएंगे, इसकी कसम खा रहे। ये कसम तब भी खाते थे। सौगंध हमें है, देश नहीं बिकने दूंगा। और आपने देखा कि किस तरीके से देश बेचा गया और किस किस तरीके से बेचा गया, क्या क्या हुआ, वो हम सब के सामने। आज जब हम यह बात करते हैं भारत भव्य बनाएंगे, तो मैं शुरुआत करता हूं कि कैसे बनाएंगे। गुजरात में पिछले 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वो गुजरात मॉडल दिखा करके आए थे, सत्ता में बैठे थे और तमाम गुजरातियों के बूते कहते थे हम तो ऐसा बनाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की जो भी आबादी है उसकी 99% आबादी गुजरात गई नहीं थी देखने कि क्या है गुजरात में, क्या हुआ। कुछ गए तो मंदिर होके आ गए, कुछ गए तो कुछ अपने सर्टेन इलाके में होके आ गए। लेकिन गुजरात को स्टडी करने कौन गया? शायद इतने कम लोग जिनकी संख्या भी उंगलियों पे गिनी जा सकती। तो चलिए उसी पे बात करते हैं। सूरत में 2 दिन हुए। सूरत में एक फर्नीचर व्यापारी सोलंकी था, मनीष सोलंकी। उसने अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ आत्महत्या कर ली। पहले पूरे परिवार को जहर दिया और फिर आत्महत्या कर लिया और सुसाइड नोट छोड़ा। वो फर्नीचर का उद्योग चला रहा था। उसके यहां 35 कर्मचारी थे, उनको सैलरी देता था, उनका पेट पालता था। लेकिन हालात ये हो गए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना से लगातार फर्नीचर आ रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसके कारण फर्नीचर उद्योग से जुड़े लोग जो यहां पर हैं वो बर्बादी में जा रहे हैं। वह लोग ही सिर्फ खड़े हो पा रहे हैं जो वह चोरी का फर्नीचर ला रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं। यानी चोरी करने वालों को छूट है, बाकी को नहीं। तो उसे आत्महत्या करनी पड़ी। यह सौगंध खाई है, यह सौगंध खाई है शायद इस सरकार ने, या उसे लगता है कि अब बुरिया बिस्तर समेट के भागने का वक्त आ गया है, यानी झोला उठा के चल देने का वक्त आ गया है। इसीलिए वो अपने व्यापारियों से कह रहे हैं जो उन्हें पैसा देते हैं कि जो एनओसी लेनी है ले लो, जो नियम बदलवाने हैं बदलवा लो, जो कराना है करा लो, बस हमें पैसे, चुनाव जीतना है, एन केन प्रकार कैसे भी जीतना है, उसके लिए हम कुछ भी करें। उसके लिए हम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डीआरआई, एनसीबी,
इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, सबका इस्तेमाल करेंगे। और उससे भी नहीं बात बनी तो हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने इन 9 सालों में जजेज अपॉइंट कराए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कुछ हाई कोर्ट में, उन सब से वो फैसला दिलाएंगे जो आप चाहते हो। लेकिन आपको अब हमारी मदद करनी, और जब ये मदद करेंगे तो आपको किसी कंपटीशन में नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं आना होगा। और कंपटीशन नहीं होगा जब बिजनेस में, तो आपकी मोनोपोली चलेगी, और जो आपकी मोनोपोली में बाधक बनेगा उसे हम खत्म कर देंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए यह मदारी का खेल शुरू किया। कहीं मिट्टी पूज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और जो बता रहे हैं, तो यह मदारी का खेल इसी तरीके से चलता है। सत्ता के लिए क्या न क्या करें, कौन सा नया खेल रचे, तो खेल रोज बर रोज रचे जा रहे हैं, पूरे देश में रचे जा रहे हैं। इतने परेशान हो गए हैं कि सेना का, आईएएस अफसरों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद में और जो साजिशें रची जा रही कि कैसे कैसे हम ABCD क्या क्या प्लान तैयार करें। पहला प्लान हम इस तरीके से करेंगे, दूसरा प्लान यदि हमारा ये सही ढंग से नहीं चला तो हम आपको चुनाव आयोग से फंसाएंगे, यदि उससे भी नहीं पता हुआ तो इनकम टैक्स ईडी आपके यहां जाएगी, यदि उससे भी नहीं फंसा तो सेना और इसके लोगों का इस्तेमाल होगा, अफसरों का इस्तेमाल होगा, उससे भी नहीं बात चलेगी तो कुछ स्ट्राइक के नाम के ड्रामे होंगे, उससे भी काम नहीं चला, राम मंदिर तो हमें करना ही है उद्घाटन, वो गाना गाएंगे, और उससे भी नहीं चला तो हम आपके बीच में दंगे फसाद कराएंगे। और यह इतिहास गवाह है, आज तक हिंदुस्तान के अंदर 1935 के बाद में जितने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के काम हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं, उन सब में आरएसएस, हिंदू महासभा और जो मौजूदा बीजेपी है उसकी जनसंघ वगैरह के और भारतीय जनता पार्टी के पूरे रोल रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो सिख आंदोलन हो और उसके बाद में उस आंदोलन के खिलाफ जो हुआ नरसंहार, या फिर आप बात करें मुस्लिम्स के हक की बात हो, वहां पर भी, जहां कहीं पारसियों से हुआ वहां पर भी, और जहां दूसरे और होते हैं तो वहां लिंचिंग हो जाती, कभी गाय के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। तो यही इनका कैरेक्टर है। और जब कुछ नहीं बचता है तो अपने लोगों से, कन्हैया लाल जैसे लोगों का गला कटवा देते हैं और कहते हैं कि देखो मुसलमानों के लिए जाने क्या क्या। जैसे योगी आदित्यनाथ गए राजस्थान और बेटियों की आबरू और सबकी बातें करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस जीती तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। साहब अभी तक तो बना नहीं, जीतती आई और इतने सालों तक रही, तब तक तो नहीं बना, अब शायद बन गया है। और उसका नतीजा है कि इस समय सबसे ज्यादा यदि लड़कियों की आबरू कहीं लूटी जा रही, कहीं उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनसे आप समझ सकते हैं। और यह सरकार इतनी डरी हुई है कि आपकी हर तरह की जासूसी कराती है, कोई तरीका उसने नहीं छोड़ा है। इसका खुलासा कल राहुल गांधी ने कर दिया और यह भी बता दिया कि कैसे तोते की जान जो है, तोते में है राजा की जान। तो आप समझिए, जो राजा की जान तोते में है वो इस तरीके से कि उस पर बोली तो महुआ मोइत्रा के लिए न जाने क्या क्या हो गया। और एथिक्स कमेटी का नियम है कि वो कोई समन, कोई चीज सार्वजनिक नहीं करेगी, तो साहब वो खुद आके मीडिया में सार्वजनिक कर देती है। तो महुआ मोइत्रा भी जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने भी कहा लो ये सार्वजनिक कर दी, यह चिट्ठी है, यह हमने जवाब दिया, क्योंकि हमने तो गोपनीय दिया था, जब तुम कर रहे हो तो फिर हम भी कर रहे हैं, एथिक्स तो तुम तो वही स्थिति कि दलालों को, पूंजीपतियों को, जो उनको समर्थन करते हैं उनको करें।
75% पूंजीपतियों का पैसा जो चुनाव बांड में जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और जो वो पैसा मिलता है उसमें ऐसे नहीं होता है, उसका पता विपक्षी दल को नहीं चलेगा, उसका पता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी होगा और उनकी सरकार को होगा, क्योंकि सरकार उनकी है। और जब उन्हें पता होगा तो होता क्या है, जो इस तरह से करते हैं उन्हें कैसे लाभ दिया जाता है, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई कि कैसे वेदांता को उसके लाभ दिए गए। उसने 550 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया और बदले में उसके पक्ष में उसके मुताबिक नियम भी बन गए, एनओसीज भी मिल गई, और जो उसने चाहा हो गया। कमोबेश इसी तरीके से बाकी सबके लिए होता है। तो साहब, जब अदानी जी ये सरकार बनाते हैं तो उनका तो पूरा हक है ना, वही तो हो रहा है, उन्हें पूरा हक दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार उन्होंने बनाई है, सरकार उनकी है, उनके भूते चलती है। इजराइल के लिए क्यों बार बार दम ठोकी जाती है? क्योंकि इजराइल जाकर के मुख्यमंत्री ने, चुने हुए मुख्यमंत्री ने जाकर के जिस तरीके से राजस्थान में कहा कि हम इजराइल के लिए करेंगे, तो साहब उससे पता चलता है कि किस तरीके से इजराइल को क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने कैसे पेगासस के जरिए आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड किस तरीके के खेल में मदद की, किस तरीके के और दूसरे काम किए, और आपके अदानी जी को वोट दिया। इसके अलावा और देखिए, तमाम दूसरे राज्यों में है, जिस तरीके भी जिन देशों को देखेंगे वहां पर यह स्थिति, हुकूमत सिर्फ पूंजी के साथ खड़ी हो गई। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा सिर्फ विषय अडानी नहीं, विषय पूरा वो कारपोरेट जो इस तरीके से गलत परंपरा से चलता है। हम मोनोपोली के खिलाफ, हम उनके खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। हां, जिसने गलत किया है उसका छीनेंगे और इस देश की जनता का जिसका हक है उसे देंगे। इसके लिए ताकत तो आपको देनी होगी, तो वही तो कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। और आज तक उन पर एक दाग नहीं है, क्योंकि जो जो आरोप इन्होंने लगाए आज तक साबित नहीं कर सके। और यही स्थिति उनके पिता पर जो आरोप लगाए वो साबित नहीं कर सके, उनकी दादी पर जो आरोप लगाए वो साबित नहीं कर सके। इससे आप समझ सकते हैं कि आरोप कैसे हैं, ये समझा जा सकता है। और यही वजह है नरेंद्र मोदी के लोग भाग के कहां जाते हैं, वहां जाते हैं जहां उन्हें आश्रय मिलता है, इन्हीं का, इन्हीं के लोगों का, और उस खेल के वो माहिर। तो ये जब खेल चल रहे हो, जिस तरीके से लूट चल रही हो, जिस तरीके से डाका डाला जा रहा हो आपके जीवन पर, आपके उस पे पूंजीपतियों का राज स्थापित किया जा रहा है, आपको भीख में दे करके 5 किलो अनाज, और उसके बाद आपकी जेब से ही कितना लूटा जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए कि कैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर कमर्शियल सिलेंडर जो है गैस का, वो 300 रुपए बढ़ गया। अब आप ये सोचिए, आज ही वो 100 कुछ रुपए बढ़ गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 1 महीने के अंदर उन्होंने ये किया, क्यों? क्योंकि जो लोग बाहर हैं, जैसे भी हैं, वो तो खाते हैं बेचारे, बाहर मजबूरी खाना, और उसके लिए वो जिस जहां से लेते हैं तो वो जो सामान, रोटी चावल सब्जी जो भी कुछ है, तो उसके लिए वो आपसे कीमत लेता है। जब उसका गैस का सिलेंडर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है। और इस देश के अंदर, इस देश की 99.8% आबादी कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रही होती है और बाहर खा रही। तो आप समझिए, आप अपने घर से निकलेंगे, शहर जाएंगे गांव से, तो कुछ खाएंगे, आप कहीं और निकलेंगे, कुछ खाएंगे, नहीं होगा चाय पिएंगे, नहीं होगा कुछ और चीज लेंगे। सब चीज में उसी का ही खर्चा है, उसी का पैसा। तो ये लूट करके पैसा वहां जाएगा। इसीलिए रिकॉर्ड जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, सरकार ने बताया, हम नहीं कह रहे, सरकार कह रहे। तो साहब, सरकार कमा रही है और उनकी जेब में डाल रही है, बदले में उन्हें थोड़ा सा मिलता है जिससे वो
सरकार बनाने का खेल चलते हैं। यानी हमें सत्ता सुख दो और तुम मलाई काटो, देश काटो, कुछ काटो। और ये खेल इसी तरीके से चलते हैं, हर जगह चलते हैं। मैं पंजाब का भी देख रहा था। पंजाब में जो भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वो कहती थी खनन नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, और सरेआम खनन चल रहा है। जो नौकरियों और सबको लेकर के कहा करते थे, उनकी स्थिति आप देखिए। जो प्रोफेसर की नियुक्ति का मुद्दा है और उसको लेकर के जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें कैसे उस लड़की ने आत्महत्या की, उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा, और उसके बावजूद आज तक उस मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई। और जब चैलेंज किया गया इनकी नीतियों को लेकर और सबको, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहा अच्छा हाँ ओपन डिबेट करेंगे। और जब ओपन डिबेट के लिए आने का हुआ तो 2000 पुलिसकर्मी लगा दिए गए। न मीडिया आने देंगे, न किसी और को आने देंगे, सिर्फ अपने चंद लोग, अपने प्रायोजित मीडिया, अपने लोग बैठाएंगे, किसी को आने नहीं देंगे। तो जब नेता भी नहीं आएगा, अभिनेता भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तो डिबेट किससे करो? तो किसी के भी आने की स्थिति नहीं छोड़ी और ओपन डिबेट के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं। इससे आप समझिए, तो ये मदारी का खेल सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। और इसका एक और बताएं, तेलंगाना में चुनाव, और चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या कहती है, नहीं हम वहां पर नहीं जाएंगे, वहां न लड़ेंगे, न वहां पे बात करेंगे, न किसी का समर्थन करेंगे। और यहां मांगते हैं कि साहब कांग्रेस समर्थन करे। तो क्यों? क्योंकि वहां जो केसीआर है वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, जब आया देश में कृषि कानूनों का मसला, तो कृषि कानून के पक्ष में संसद के अंदर किन्होंने साथ दिया था? वो नाम याद कर लीजिए। केसीआर ने, आम आदमी पार्टी ने, इन सब ने साथ दिया था और सबसे पहले अपने यहां लागू भी किया। इसके बाद आइए आप, जब 370 की बात आई तो इन दोनों ही दलों ने वहां पर समर्थन किया और लागू भी किया। इसी तरीके से जब 3 तलाक से लेके सारे मसले आए हो, सब में इन्होंने साथ दिया। तो जब इस तरह का खेल होता है, आप घुसते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब आप तो पाक साफ, तो सवाल उठता है। उसी तरीके से पंजाब में हो रहा है। पंजाब में बातें करते थे, लेकिन स्थिति है जब नहीं चल रहा है तो इसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी देश स्तर पर इन सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, पंजाब में राज्य स्तर पर वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और विज्ञापन का खेल है, जो विज्ञापन के बूते मीडिया को ये दबा के रखते हैं। नहीं तो यदि कोई और उसके बाद भी बोलता है तो एक्शन ले लेते हैं। उसका उदाहरण यहां अजीत समाचार पत्र समूह है, जिसने हमदर्द ने बिल्कुल सही बातें बोली तो उनके खिलाफ जो है विजिलेंस से लेके सबकी कार्रवाई होने लगती है। तो इस सच को समझ लीजिए, इस तरह का खेल है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाता है, यह खेल है। झूठे केस बनाए जाते हैं, जो केस खत्म हो चुके हैं उन्हीं को रीइन्वेस्टिगेट करके फिर उनमें वो किया जाता है। तो यह खेल करते हैं। लेकिन जब इनके नेता फंसते हैं तो न एफआईआर दर्ज करते हैं, न एक्शन लेते हैं, न कोई और चीज आती है। सिर्फ चंद दिखावे वाले हुए, और जो हुए उन पर मामला ये आता है कि उन पे क्यों हुआ, क्योंकि वो पैसे के लेन देन में जो था कमीशन का, उसमें वो हस्तक्षेप कर रहे थे और चाह रहे थे कि उन्हें भी मिले। तो यह दशा है। तो इस खेल को समझिए। इसीलिए तमाम जगह पर नरेंद्र मोदी की जो सेना है वो कह रही है कि ठीक है, यदि भाजपा के उससे आप नाराज हैं तो आप कुछ मत करिए, आप ये करिए कि ठीक है आप इस दल को वोट दे दीजिए, कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। इन्हें डर समा गया है, इतना डर समा गया है कि अब इन्हें कांग्रेस से हार का डर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, जनसमर्थन मिल रहा है, उससे वो क्षेत्रीय दल भी डर गए और इसलिए वो भाजपा का टूल बन रहे हैं।
जय।